आज हमें रिट्रोलिथेसिस स्पिंडोलिथेसिस के बारे में बात करनी है। होता क्या है, थोड़ा सा एक बार हम रिवीजन करें इसका। जो स्पेंडाइलोलिथेसिस जो होता है, जैसे कि ये हमारी नॉर्मल वर्टिब्रा है। जब एक की पूरी वर्टिब्रा जब ये स्लाइड कर जाती है, यानी कि एक तो डिस्क स्लिप हमने बात करी थी, मगर ये वर्टिब्रा स्लाइड कर जाती है, इसको हम लिथेसिस बोलते हैं। यानी कि जैसे कि ये हमने नीचे पिक्चर ली है, जैसे ये नॉर्मल स्पाइन है, ये ग्रेड के हिसाब से हमने बात की है। ये 25% अगर किसी का चेंज हुआ है, ये 25 से 50% स्लाइड करी हुई है, ये 50 to 70% स्लाइड की हुई है, और ये अबव 75% जो है वर्टिब्रा स्लाइड है आगे की तरफ। तो स्पॉन्डिलोलिथेसिस इज ए स्पाइनल कंडीशन दैट अफेक्ट द लोअर वर्टिब्रास. This disease cause one of the lower vertebra to slip forward onto the body bone directly beneath it. It is a painful condition but treatable in most cases. ये एक पेनफुल कंडीशन है, लेकिन ये ट्रीट की जा सकती है। इसमें जो पूरी की पूरी वर्टिब्रा है वो स्लाइड कर जाती है एक के ऊपर एक। ये उसका एक्सरे हमने लिया है कि ये जो आपकी जो वर्टिब्रा है ये पूरी आपकी आगे की तरफ स्लाइड हो गई है। जैसे कि ये वर्टिब्रा है, ये आगे की तरफ स्लाइड हो गई है। इसका जो कर्व ऐसे होना चाहिए, और ये जो है आपकी वर्टिब्रा आगे की तरफ स्लाइड हुई हुई है। सिम्टम हम रिपीट करते हैं वापस। प्यूपिल विद माइल्ड केस में नॉट हैव एनी सिम्टम्स। अगर कोई बहुत हल्की सी स्लाइड है तो कोई खास सिम्टम नहीं होते हैं। हाउएवर दोज विद सीवियर केसेस मे बी अनेबल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज। जैसे कि सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर परसिस्टेंट लोअर बैक पेन, यानी कि आपके लोअर बैक में पेन आएगा। स्टिफनेस इन बैक एंड लेग्स, आपको लेग्स में और बैक में स्टिफनेस होगी। लोअर बैक टेंडरनेस होगी। थाई में पेन हो सकता है, और आपके जो थाई हैमस्ट्रिंग होता है उसमें भी, और बटक मसल्स में भी पेन हो सकता है। कॉजेज क्या है? इट इज बेस्ड ऑन एज, हेरिडिटरी, लाइफ स्टाइल, इन सब की वजह से ये हो सकता है। यानी कि आपको आपकी एज की वजह से हो सकता है, हेरिडिटरी कॉज भी हो सकता है इसका, और लाइफ स्टाइल की अगर कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी हो सकता है। आपका सीडेंट्री लाइफ स्टाइल अगर है किसी का, तो children may suffer from this condition as the result of the birth defect or injury. अगर ये किसी बच्चे को अगर है तो उसको बर्थ डिफेक्ट अगर की वजह से हो सकता है, या उसको कोई इंजरी हुई है उसकी वजह से ये हो सकता है। या कुछ स्पोर्ट्स जो खेलते हैं, जैसे फुटबॉल खेलते हैं, जिम्नास्टिक करते हैं, उनको भी ये जो वेट लिफ्टर है उनको भी ये हो सकता है, ये इंजरी की वजह से हो सकता है। इसी के साथ एक और शब्द है रिट्रोलिथेसिस। रिट्रोलिथिस जैसे वो फॉरवर्ड हुई थी, ये बैकवर्ड आपकी जो है पूरी वर्टिब्रा जो है बैकवर्ड जो है शिफ्ट कर जाएगी। जो स्पॉन्ड जाएगी, इसको रिट्रोलिथेसिस बोलते हैं। यानी कि रिट्रोलिथेसिस और बैकवर्ड स्लिपेज ऑफ ए वर्टिब्रा इज एन अनकॉमन ज्वाइंट डिस्फंक्शन। एक ये भी होता है, रिट्रोलिथेसिस होता है, ये पीछे की तरफ अगर आपकी वर्टिब्रा पूरी स्लाइड हो गई है तो उसको हम बोलते हैं रिट्रोलिथेसिस। अकर व्हेन ए सिंगल वर्टिब्रा स्लिप्स एंड मूव्स बैक along the intervertebral disc beneath or above it not be same as dislocation. हम इसको डिसलोकेशन जैसा नहीं होता है, ये पूरी की पूरी वर्टिब्रा जो है वो स्लाइड कर जाती है। कॉजेज अगर हम फिर दोबारा से बात करें तो रिट्रोलिथेसिस इज कॉज बाई decreased height between vertebrae or decreased height of the intervertebral disc. Cause are not known, but some conditions and factors include. जैसे कि रिटोलिथेसिस का जो कारण है वो ऐसा तो पता नहीं चलता है कि क्यों हुआ है, लेकिन कुछ कंडीशन हम मान सकते हैं। जैसे बर्थ डिफेक्ट में हो सकता है, आर्थराइटिस किसी को है और जिसकी वीक बोन है उसकी वजह से हो सकता है। किसी को ट्रोमेटिक फ्रैक्चर हुआ है, यानी कि किसी को चोट लगी है उसकी वजह से हो सकता है, इंजरी की वजह से। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, कोई जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसकी वजह से हो सकता है ना। डेफिशिएंसी इसकी वजह से हो सकता है। एक सेकेंड। या इंजरी ऑफ द स्पाइन और सराउंडिंग एरियाज, या इन्फेक्शंस इन द ब्लड
और बोन्स, या डिसीज लाइक ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स अगर किसी को है तो ये भी हो सकता है। ये कुछ कॉज थे। अब मुझे हमें टीसीएम के सेक्शन पे आना है कि हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है। जैसे कि ये मैंने ऊपर की वर्टिब्रा दोबारा से दिखाई है, इसको हम स्पॉन्डोलिथियोसिस है, और नीचे की जो नीचे दिखाया है उसको रिट्रोलिथियोसिस है। ये फॉरवर्ड जो है स्लिप हुई है और ये बैकवर्ड स्लिप हुई है। तो ये मैंने एरो बनाए हैं, ये देखो अब ये मैंने एरो बनाए हैं। ये एरो किस लिए बनाया कि ये इसको हमें पीछे लेके आना है, और यहाँ पर हमें इसको एक सामने मतलब जो है इस स्पाइन को हमें नॉर्मल करना है ना। नॉर्मल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि अगर हम देखें तो जैसे एंटीरियोलिथेसिस इज एन एबनॉर्मल अलाइनमेंट ऑफ द बोन इन द स्पाइन एंड यूजुअली अफेक्ट्स द लोअर बैक, ज़्यादातर लोअर बैक में पाया जाता है। इट अकर्स व्हेन एन अपर वर्टिब्रा स्लिप्स इन द फ्रंट ऑफ द वन ब्लो, एक के ऊपर एक अगर वो स्लिप कर जाती है। द अमाउंट ऑफ स्लिपेज इज ग्रेडेड ऑन ए स्केल फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। ये कितनी स्लिप हुई है इसको हम ग्रेडेड कर देते हैं, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था 25% हुई है, 50% हुई है, 75% हुई है। जितना सीवियर हो जाएगा उसको हम माइल्ड से सीवियर में इसको ग्रेडेड कर देते हैं। मेरा क्या ऑब्जर्वेशन है, एज पर माई ऑब्जर्वेशन आई हैड सीन इन मोस्ट ऑफ द केसेस द सिम्टम इज मैच विद द ह्यूमिड हीट इन लार्ज इंटेस्टाइन। जो मैंने ये देखे हैं, जो पेशेंट जो ज़्यादातर मैंने देखे हैं, उनके जो सिम्टम मैच करते हैं ज़्यादातर ह्यूमिडिटी इन लार्ज इंटेस्टाइन के जो पेशेंट होते हैं उनसे मैच करते हैं। ह्यूमिडिटी इन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जैसे म्यूकस इन स्टूल होता है, ब्लडी स्टूल हो सकता है ना, और जिसे इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम उसको हो सकता है, आईबीएस। तो ये इसका ट्रीटमेंट है हमारा ह्यूमिडिटी इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो जिनको ये होता है उसको मैंने ज़्यादातर केस में देखा कि उनको जो है लिथेसिस होता है। तो अब मैं ह्यूमिडिटी इन लार्ज इंटेस्टाइन के जो पॉइंट हैं वो हैं LI3 लार्ज इंटेस्टाइन 3, LI11 स्टोमक 37, SP6 SP9, CV3 CV12, UB17 UB20 UB22 UB25, इनको हम सीडेट करेंगे। ठीक है ना। दूसरा एक चीज आप देखें कि जो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसका काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना। लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब करने की जो एनर्जी है वो किडनी से जो है लार्ज इंटेस्टाइन प्राप्त करता है। किससे? किडनी से प्राप्त करता है। तो इसके साथ हमें ऐड करना होता है किडनी यांग डेफिशिएंसी के पॉइंट। जब हम लार्ज इंटेस्टाइन ह्यूमिड हीट का जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें ऐड करने होते हैं जो है किडनी यांग डेफिशिएंसी के पॉइंट। तो किडनी यांग डेफिशिएंसी के पॉइंट क्या है? K3 K7 CV4 CV6 गवर्निंग वेसल 4 UB23 UB47 एंड जिंगोंग। इन पॉइंट को हम टोन करेंगे। इसके साथ हम 10 नीडल फार्मूले को भी जोड़ सकते हैं। बेटर रिजल्ट के लिए हमें 10 नीडल फार्मूला भी ऐड कर सकते हैं उसमें। तो 10 नीडल फार्मूला क्या हुआ? 10 नीडल फार्मूला जब P6 को हम बोथ हैंड पे लगाएंगे, CV13 CV12 और CV10 को हम लेफ्ट हैंड पे लगाएंगे, स्टोमक 25 फिर हम बोथ हैंड पे लगाएंगे, फिर CV6 को हम सिर्फ लेफ्ट हैंड पे लगाएंगे, और स्टोमक 36 हम बोथ हैंड पे लगाएंगे। ये 10 नीडल फार्मूला है। अगर हम ये इसको बात करें, जैसे P6 अब को हम 2 काउंट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए ये पॉइंट जो है 10 हो जाते हैं, क्योंकि आपको कुछ पॉइंट तो डबल साइड लग रहे हैं और कुछ पॉइंट आपको सिंगल साइड लग रहे हैं। ठीक है ना। जो सीवी के पॉइंट वो सिंगल साइड लगेंगे। तो ये जो अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो इससे जो है हमारा रिटोलिथेसिस और जो है स्पॉन्डोलिथेसिस ठीक हो जाता है। साथ में हमें और क्या ऐड करना है? मैं ये चक्रा मैग्नेट भी लगाता हूँ। चक्रा मैग्नेट जैसे 1 2 3 4 एक साथ, ये जो क्रॉसपोंडेंस है, जो स्पाइन का जो क्रॉसपोंडेंस पीछे का है, उस पर मैं चक्रा मैग्नेट लगाता हूँ। चक्रा मैग्नेट तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे टोन दिखाई हुई है, टोन नहीं लगाना है आपने। आपने उसकी चारों की इन्फ्रेंस निकालनी है, यानी कि इन पॉइंट की आपको इन्फ्रेंस निकालनी होगी। तो इसको अगर मैं इसको काउंट कर देता हूँ 1 2 3 4, अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ, तो इन सब की आपको इन्फ्रेंस निकाल के चक्रा मैग्नेट लगानी है। तो कोई सीडेट कोई टोन आ सकता है तो वो आपको वैसे ही लगाना है। क्लियर है? इसका काम क्या होगा, इसका मैं आपको दोबारा से आपको ये पिक्चर दिखाता हूँ। जैसे कि मैं ये आप समझो कि क्रॉसपोंडेंस में मैं ये चक्रा मैग्नेट लगा रहा हूँ, तो आप ये समझे कि आपने बैक पे जो है अपनी चक्रा मैग्नेट लगाई है।
आपकी कंसीडर करें कि आपको, क्योंकि क्रॉसपोंडेंस है लंबर एरिया का, यहाँ पे हमने चक्रा मैग्नेट लगाई है, तो ये जो है स्पाइन को अपनी जगह पे लाने की कोशिश करेगा, यानी कि जो है इसको पुल करेगा, यानी कि यहाँ पे अगर मैं चक्रा मैग्नेट लगाऊंगा तो स्पाइन को जो है अपने स्थान पे लाने की कोशिश करेगा ये चक्रा मैग्नेट। तो इसलिए ये चक्र जो है मुझे ऐसे लगाने हैं और ये इन्फ्लुएंस निकाल के लगाने हैं। कृपया ये ध्यान रखें कि ये इन्फ्लुएंस निकाल के लगाने हैं। इसके अलावा मुझे राइट मेगा मेरिडियन के ट्रीटमेंट भी साथ में कर सकता हूँ। राइट मेगा मेरिडियन का ट्रीटमेंट करने से क्या होगा कि जो गैप, जो इंटरवर्टिबल गैप है वो मेंटेन हो जाएगा और मेरे को जल्दी रिजल्ट आएंगे। ठीक है ना, साथ में मैं ये भी लगा सकता हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक इतना ही था। तो ये आप ये ट्राई करिए ये ट्रीटमेंट रिटोलिथियासिस और स्पॉन्डिलोलिथियासिस को, और रिजल्ट आने के बाद मुझको बताइए कि आपको कैसा कैसा ठीक ठीक मतलब फील होता है। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।